नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्रीकुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ नए सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं कि मिर्ज़ापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ है और यह बाल विज्ञान कांग्रेस जो है राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो पहला सवाल जो आपका पूछ सकता है परीक्षा में कि राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आप कहेंगे कि ये मिर्ज़ापुर ज़िले में आयोजित किया गया था और यह 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन था। दूसरा जो सवाल आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है एक मुश्त समाधान योजना। एक मुश्त समाधान योजना क्या है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बोलते हैं इसको। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बेसिकली यह बिजली का जो उपभोग होता है, आप कह सकते हैं जो बिजली का उपयोग हम करते हैं वो बिजली का बिल बकाया रह जाता है, तो सरकार ने एक स्कीम के द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जो बकाया राशि है उसको वन टाइम सेटल करेगी। तो आप एक निश्चित अमाउंट दे करके आप जो है अपने बकाया ऋण को जो है पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। तो वन टाइम सेटलमेंट योजना बिजली से संबंधित है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे ही एक साइबर क्राइम से संबंधित आप कह सकते हैं कि आज के डेट पे क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइबर वर्ल्ड इतना तेज़ बढ़ रहा है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब आपका क्राइम भी बढ़ेगा, जब हर जगह जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों का उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ क्राइम भी बढ़ेंगे। तो इसी साइबर क्राइम को रोकने के लिए आप कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में है, 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि जो साइबर क्राइम होता है, आप कह सकते हैं कि ये जो समस्या है, ये समस्या जो है राज्य सूची का विषय है और इसीलिए जो है आप कह सकते हैं कि राज्य सरकारें जो है साइबर पुलिस स्टेशन जो है राज्य में स्थापित कर रही हैं। तो यह संविधान के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि यह जो है राज्य सूची का विषय है, क्या? साइबर क्राइम। और उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का उत्तरधौना एक गांव है लखनऊ क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है गौशाला बनाया जा रहा है गायों को रहने के लिए। तो यह जो गौशाला बन रहा है उत्तरधौना में, यह स्विट्जरलैंड का जो मॉडल है उसको अपना करके बनाया जा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो है राज्य सरकार ने यह निश्चित किया है कि हर वर्ष आप कह सकते हैं कि 25 नवंबर को जो है नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। नो नॉनवेज डे का मतलब है कि इस दिन किसी भी तरह का मीट, मछली या अन्य जो मांसाहारी उत्पाद हैं उनका जो है उपभोग लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये 25 नवंबर को क्या मनाया जाएगा? नो नॉनवेज डे। और यह जो 25 नवंबर है यह एक कह सकते हैं कि आपका जो दक्षिण भारत है वहाँ के एक साधु रहे हैं जिनका नाम है साधु टी.एल. वासवानी, इन्हीं का जन्म दिवस है 25 नवंबर को, और इन्हीं की याद में आप कह सकते हैं कि हर वर्ष जो है 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। अगर इनकी बात करें, जो टी.एल. वासवानी जी हैं, इनका जो है सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। जब इंडिया का आज़ादी आंदोलन चल रहा था तो उसमें इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भाग लिया। साथ ही साथ यह एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे और इन्होंने जो है शिक्षा को प्रमोट करने के लिए दक्षिण क्षेत्र में या दक्षिण भारत के राज्यों में, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उन क्षेत्रों में उन्होंने मीरा आंदोलन चलाया था। और मीरा आंदोलन का संबंध जो है वासवानी जी से है और यह मीरा आंदोलन जो है शिक्षा के प्रचार और प्रचार को लेकर के है। ऐसे ही अवध फेस्टिवल का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया है, क्योंकि अवध फेस्टिवल जब सवाल आएगा तो हम जनरली ये सोचेंगे कि यह अयोध्या क्षेत्र से होगा, लेकिन यह जो है लखनऊ में अवध फेस्टिवल को मनाया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अवध फेस्टिवल का संबंध जो है लखनऊ से है। ऐसे ही बनारस में अभी काशी तमिल संगमम हुआ है और यह जो है दूसरा संस्करण है काशी तमिल संगमम का। काशी तमिल संगमम में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा उत्तर भारत का संस्कृति है और दक्षिण भारत का संस्कृति है, एक दूसरे से एक्सचेंज करने की बात होती है ताकि लोग एक दूसरे एरिया से परिचित हों और भारत का समन्वित विकास हो। और एक स्कीम काफ़ी समय पहले भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को ध्यान में रख करके जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और दूसरी चीज़, जो आपका काशी तमिल संगमम है, यह किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है तो ये हमको पता होना चाहिए। इसका नाम है, जो शिक्षा मंत्रालय है वह काशी तमिल संगमम
जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करता है। ऐसे ही बनारस के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र, ध्यान योग केंद्र बनाया गया है, जिसको कहते हैं स्वरवेद महामंदिर। स्वरवेद महामंदिर जो है यह एक संत थे जिनका नाम था सदाफल देव। सदाफल देव जी महाराज को ध्यान में रख करके आप कह सकते हैं कि यह जो है स्वरवेद महामंदिर बनाया गया है। और यह मंदिर बनना शुरू हुआ था 2004 में और 2023 में इसका उद्घाटन हुआ, जैसा कि आप जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है सदाफल देव महाराज जी विहंगम योग को स्थापित किया था। विहंगम योग का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। विहंगम योग का एक ऐसा तरीका है, योग की ऐसी मुद्रा है आप कह सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है आत्मिक और जो है मानसिक दोनों प्रकार की जो है शांति को प्राप्त करता है। तो आत्मिक और जो है क्या बोलते हैं आपका मानसिक शांति को प्राप्त करने का एक योगासन है विहंगम योग। तो इसकी स्थापना जो है सदाफल देव जी के द्वारा किया गया था। और जो आपका स्वरवेद महामंदिर है जो बनारस में बनाया गया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो बनाया गया है मेडिटेशन सेंटर, इसमें किसी भी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, बल्कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है, वेद हैं, महाभारत है, रामायण है, इन सारे आप धार्मिक ग्रंथों के जो महत्वपूर्ण स्तोत्र और मंत्र हैं, उक्तियाँ हैं, उनको लेकर के यहाँ पे आप कह सकते हैं उनको जो है लिखा गया है। तो ये स्वरवेद महामंदिर के विषय में ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपका जो असम क्षेत्र है, असम क्षेत्र में जैसे आप पढ़े होंगे कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है आपका मनाया जाता है नागालैंड में, वैसे एक रास महोत्सव होता है। रास महोत्सव यह असम में मनाया जाता है। और रास महोत्सव बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो वहाँ के कह सकते हैं मठ हैं, वो उन मठों में जो वैष्णव मठ है वहाँ पे जो है इस महोत्सव को बेसिकली मनाया जाता है। और वहाँ पे जो मठ होते हैं उस मठ को सत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। वहाँ के जो मठ हैं उनको सत्र कहते हैं। और इन मठों में या सत्रों में भावना का जो है कह सकते हैं कि भावना कार्यक्रम का संचालन किया जाता है या भावना कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये जो भावना कार्यक्रम है, ये भावना कार्यक्रम क्या होता है, ये जो हमारे समाज में या कह सकते हैं उत्तर भारत में जो नाटक और नौटंकी टाइप का जो कार्यक्रम होता है नाटक, उसी को कह सकते हैं आप कि वही भावना जो है वहाँ नाटक है, लेकिन वहाँ पे भावना नाम से कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ नाटक है तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको भावना के नाम से संबोधित करते हैं। और जो यह रास महोत्सव है या मठ को जो सत्र कहने की बात है या भावना जो कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया जाता है, यह 15वीं-16वीं शताब्दी में शंकर देव जी जो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही भारत में 5वां जो वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन हुआ वो केरल में हुआ। केरल में जो है वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दिव्य कला मेला बेसिकली जो हैंडीकैप्ड है या जो हमारे दिव्यांग है उनको ध्यान में रख करके यह मेला आयोजित किया गया था सूरत में। और यह मेला जो आयोजित किया गया था यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें बेसिकली क्या है कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो उनके अंदर जो कलाकृतियों का ज्ञान है, जो उनके अंदर जो है शिल्पकारिता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और उनको जो है जो विकास की मुख्य धारा है उसके साथ जोड़ने से है। ऐसे ही एक खादी माटी कला महोत्सव है। खादी माटी कला का महोत्सव का जो आयोजन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। तो ये भी गुजरात में ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो दिव्य कला है वो सूरत में है और जो माटी कला है वो अहमदाबाद में है। और इसको माटी कला को जो है खादी ग्रामोद्योग के द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि दिव्य कला मेला को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहने का मतलब सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला मेला और माटी कला जो है खादी ग्रामोद्योग के द्वारा आयोजित किया गया था। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि भारत के विषय में एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर जो CEBR है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। इस रिसर्च सेंटर के द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया कि भारत जो है 2080 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अगर GDP के संदर्भ में देखेंगे
तो जो भारत की जीडीपी होगी 2080 के आसपास, वो चाइना से 90% ज़्यादा होगा और अमेरिका से 30% ज़्यादा होगा। और 21वीं सदी के अंत तक आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में आगे आएगा। यहीं पे आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने चर्चा किया था पिछले जब क्लास में कि इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का है जीडीपी के संदर्भ में। लेकिन अगर वहीं हम शेयर मार्केट की बात करें, जो शेयर बाजार होता है, शेयर मार्केट के संदर्भ में भारत की जो इकोनॉमी है इस समय चौथे पायदान पे है। तो शेयर मार्केट में हमारा रैंक 4 है, लेकिन जो जीडीपी का बात करें तो जीडीपी के संदर्भ में हमारा जो रैंक है वो 5 है। ऐसे ही एक सवाल आपका महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत का पहला एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है भारत का, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आपका ओला कंपनी है। ओला कंपनी के द्वारा कृत्रिम नाम से जो है भारत का पहला एआई मॉडल विकसित किया गया है। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मानव जैसा व्यवहार करता है। मशीन है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ह्यूमन जैसी है। तो जो एआई मॉडल है सबसे पहला जो विकसित किया गया है वो ओला के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है कृत्रिम। और यह जो कृत्रिम एआई मॉडल है इसके 2 वेरिएंट हैं। इसके 2 कह सकते हैं कि 2 प्रकार का जो है एआई मॉडल विकसित किया जाएगा, या इसके 2 भाग होंगे। एक होगा बेस कृत्रिम मॉडल और एक होगा कृत्रिम प्रो। तो बेस कृत्रिम मॉडल और कृत्रिम प्रो, तो ये ध्यान रखना, कृत्रिम जो एआई मॉडल है इसके 2 वेरिएंट हैं, एक बेस कृत्रिम मॉडल है और एक कृत्रिम प्रो है। और यह जो कृत्रिम है यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित होगा। ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं एआई का, तो हमारे देश में ही दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ। और यह समिट जो है बेसिकली किससे संबंधित है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स में और उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चर्चा किया गया है। दिल्ली में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यह GPAI जो है बेसिकली किसको लेकर के है कि हम देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर कैसे जो है डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दें। क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो हर आदमी में आप कह सकते हैं जो डिजिटल लिटरेसी है वो उसको उसके अंदर होनी चाहिए। साथ साथ उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो आप कह सकते हैं कि जो चुनौतियां आ सकती हैं उसको कैसे पहले से ही उन चैलेंजेस को समझा जाए और उसके लिए जो है सही दिशा में कार्य किया जाए। ऐसे ही भारत के विषय में ये भी आप जानिए कि अभी भारत क्योंकि एक बहुत ही तेज़ी से इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इसलिए जो है भारत का जो कह सकते हैं स्टेटस है वर्ल्ड इकोनॉमी में वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और आज की डेट पे भारत में जो है कह सकते हैं कि भारत के लोग 57 ऐसे देश हैं, 57 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जो है वह ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति के पास वीज़ा नहीं जरूरी है, लेकिन उसके पास भारत का पासपोर्ट होना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है कि आप 57 देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन पासपोर्ट होना आपके पास अनिवार्य है। अगर पासपोर्ट है तो आप 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सवाल आपका ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस से है। और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का जो ये चर्चा में आया, ये जो अब COP28 सम्मेलन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, वहाँ पे इसकी बात की गई थी। और ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का संबंध क्या है कि जो नदियों के किनारे शहर हैं उनका किस तरह से सतत प्रबंधन किया जाए, इसको लेकर के है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है उसके अंतर्गत जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स आता है, उसके सहयोग से जो है इसको डेवलप किया गया है। और इसका जो गठन किया गया है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसके अंतर्गत जो है रिवर सिटीज अलायंस के अंतर्गत इसको गठित किया गया है। तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की बात हुई थी UAE में, जो COP28 का सम्मेलन हुआ था। और इसमें क्या बात किया जा रहा है कि जो शहर नदी के किनारे हैं उनको किस प्रकार से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, किस तरह से उनका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ताकि वो लॉन्ग टाइम में जो है बेटर तरीके से सर्वाइव कर सकें, वहाँ पे जो है हर तरह की सुविधाएं हो, किसी प्रकार का जो है वातावरण को नुकसान न हो। तो ये आपका ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के से संबंधित है। साथ ही साथ एक बन्नी ग्रास लैंड है जो कि कच्छ
के रन में या कच्छ ज़िले में आप कह सकते हैं, गुजरात के कच्छ ज़िले में बन्नी ग्रास लैंड है। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है टाइगर प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। और क्योंकि कच्छ जो बन्नी ग्रास लैंड है यह बहुत ही कह सकते हैं एक यूनिक इकोसिस्टम वाला एरिया है, जहाँ पे आपको ग्रासलैंड भी मिलेगा, सलाइन वाटर्स भी हैं, मार्सी लैंड्स भी हैं। तो जो एक आप कह सकते हैं नेचुरल हैबिटाट चाहिए, जो एक प्राकृतिक आवास चाहिए चीता के लिए, वो सारी परिस्थितियाँ वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ पे जो है टाइगर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राष्ट्रीय चीता जो संरक्षण प्राधिकरण है, वो जो है इसकी देखरेख करेगा। ऐसे ही हमारे देश में एक लीड इंडेक्स जारी किया जाता है, लीड्स इंडेक्स, और यह जो जारी किया जाता है ये वाणिज्य और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कहने का मतलब है औद्योगिक और कॉमर्स, जो वाणिज्य और जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आपका लीड्स इंडेक्स जारी किया जाता है। और जो ये लीड्स इंडेक्स है, लीड्स इंडेक्स जो है वो जो वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था जिसको बोलते थे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर हमारे यहाँ लीड्स इंडेक्स तैयार किया जाता है। और यह तैयार किसके द्वारा किया जाता है? यह तैयार किया जाता है आपका जो जारी किया जा रहा है वो किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो बेस है कि जिसके आधार पे हम लीड्स इंडेक्स तैयार करते हैं वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक जारी करता था उसके आधार पर हम तैयार करते हैं। और इस इंडेक्स के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जो भारतीय राज्य हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटते हैं कि जैसे कौन सा राज्य तटीय है, कौन भीतरी है, कौन भूआबद्ध राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से भारतीय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। और लीड्स इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सीधा सा आप ये समझिए कि कोई भी जो वस्तु है, जो सेवा है, जैसे ये मेरा मार्कर है या जो हम ये इस जिसे लिख रहे हैं आप कह सकते हैं जो पेन है, यह अचानक मेरे पास नहीं आया, इसका एक प्रोसेस हुआ होगा जिसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचा होगा। तो कोई वस्तु बनने से लेकर के कस्टमर तक पहुँचने तक जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब लॉजिस्टिक्स के दायरे में आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मार्कर पहुँचा है तो निश्चित रूप से जो संसाधन है, इकोसिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाने का, मशीन, टेक्नोलॉजी, रोड, उसके बाद वेयर हाउस, अगर ये सारी चीज़ें जिस राष्ट्र का या जिस देश का, जिस राज्य का अच्छा होगा तो निश्चित रूप से जो है आप कह सकते हैं कि वह सर्विसेज टाइमली जो है अपने कस्टमर को दे सकता है, अपनी जनता को दे सकता है। तो इसमें रोड्स, हाईवेज, रेल नेटवर्क, सी रूट नेटवर्क, ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, वेयर हाउस का, स्टोरेज का। तो इन सारी चीज़ों को रख करके लीड्स इंडेक्स जारी करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।